नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे कैसे कोरोना के कारण कांग्रेस ने अपने एक बड़े नेता को खो दिया। साथ ही ये भी बताएंगे कि लालू यादव ने जेल से कैसे रची सरकार गिराने की साजिश। लव जिहाद किया तो कितने साल की होगी सजा, ये भी बताएंगे आपको। और रोहिंग्या मुसलमानों पर बीजेपी नेता ने कहां दी सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी। कोरोना महामारी ने आज देश के एक और बड़े नेता को छीन लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का कोरोना की वजह से निधन हो गया। आज सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल ने आखिरी सांस ली। बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर अपने पिता अहमद पटेल के निधन की जानकारी दी है। फैसल पटेल ने बताया कि 1 महीने पहले उनके पिता अहमद पटेल कोरोना से संक्रमित हुए थे और उसके बाद उनका लगातार इलाज हो रहा था, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से आज सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया। अहमद पटेल जो कोरोना की वजह से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और उनके बेटे ने ही इस बारे में जानकारी दी कि काफ़ी लंबे समय से चल रहे इलाज के बाद आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में समाज की सेवा करते हुए वर्ष बिताए। अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाने वाले अहमद पटेल ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भूमिका निभाई है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है, उन्हें सांत्वना दी। कामना है अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। अहमद पटेल के बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके पिता की मौत हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अत्यंत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता अहमद पटेल का 25 नवंबर 2020 को सुबह 3:30 बजे निधन हो गया है। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भीड़भाड़ से बचें और नियमों का पालन करें। जेल में सजा काट रहे लालू यादव पर बिहार की नीतीश सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा है। आरोप है कि लालू ने जेल से फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि रांची में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव फोन करके एनडीए के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें महागठबंधन में शामिल होकर मंत्री बनने का लालच दे रहे हैं। आज बिहार विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है और उससे पहले सुशील मोदी का ये खुलासा बेहद सनसनीखेज है। लालू यादव रांची से फोन कर एनडीए विधायकों को महागठबंधन में शामिल होने के बदले मंत्री बनने का प्रलोभन दे रहे हैं। मैंने जब इस मोबाइल नंबर पर फोन लगाया तो खुद लालू प्रसाद यादव ने फोन उठाया। मैंने कहा कि जेल के अंदर बैठकर एनडीए को तोड़ने की घिनौनी साजिश मत कीजिए, आप इसमें सफल नहीं होंगे। सुशील मोदी के आरोप पर जेडीयू ने लालू को आदतन अपराधी बताया तो आरजेडी की तरफ से भी पलटवार हुआ। पार्टी की तरफ से कहा गया, मैनेज किए गए जनादेश वाली सरकार को हमेशा ही खतरा बना रहता है। सुशील मोदी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। असली मुद्दों से भटकाने के लिए सुशील मोदी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। लालू फिलहाल रिम्स अस्पताल के बंगले में रह रहे हैं और आज बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होना है, जहां एनडीए खेमे से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी विधायक अवध बिहारी सिंह मैदान में हैं। ऐसे में विधायकों को तोड़ने की साजिश का आरोप बेहद गंभीर है। यूपी में लव जिहाद अब जुर्म माना जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश ला दिया है। यूपी में अब लव जिहाद पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। धर्म छुपाकर, धोखे में रखकर या लालच देकर अगर कोई किसी से शादी करता है या शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है तो उसे उत्तर प्रदेश में 10 साल कैद तक की सजा हो सकती है। लड़की का धर्म बदलकर कराई गई शादी अमान्य होगी और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्मगुरु भी दोषी माने जाएंगे। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्रावधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें,
अगर लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन हो तो सजा 1 से 5 साल और जुर्माना 15,000 रुपए होगा। अगर लड़की नाबालिग SC या ST हो तो सजा 3 से 10 साल तक होगी और जुर्माना 25,000 रुपए होगा। अगर धर्म परिवर्तन सामूहिक कराया गया तो सजा 3 से 10 साल तक होगी और जुर्माना 50,000 रुपए तक होगा। अध्यादेश के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वालों को 2 महीने पहले अधिकारियों के सामने ये बताना होगा कि वो अपना धर्म परिवर्तन किसी लालच में या जोर जबरदस्ती की वजह से नहीं कर रहे हैं। यूपी में लव जिहाद के कई मामले सामने आने के बाद SIT का गठन किया गया था और SIT की जांच में लव जिहाद के कई मामलों की पुष्टि हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वालों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। नरेंद्र मोदी को आखिर क्यों देनी पड़ी चेतावनी, इस रिपोर्ट में देखिए। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। देश की जनता से प्रधानमंत्री को यह अपील कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही की वजह से करनी पड़ी है। कल दिल्ली में कोरोना के 6,224 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 24 घंटे के अंदर 109 लोगों की जान चली गई, लेकिन बाजार में जुटी भीड़ की लापरवाही नॉन स्टॉप जारी है। कोरोना का संक्रमण सिर्फ दिल्ली में नहीं बढ़ा है, गुजरात का भी यही हाल है। 24 घंटे में 1,510 नए केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 16 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमण बढ़ने के बाद गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। कोरोना को कंट्रोल और वैक्सीन लगाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। कल खुद प्रधानमंत्री ने 3 घंटे तक 30 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की और लिखित सुझाव मांगे। कोरोना वैक्सीन पर 3 चीजें अभी तय नहीं है। वैक्सीन कब आएगी, कितनी डोज लगेगी और इसकी कीमत क्या होगी। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीज़ों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि जब तक वैक्सीन न आ जाए तब तक काफी संभल कर रहने की जरूरत है। देश के 3 राज्यों को तूफान का डर सता रहा है। तूफान आज शाम आएगा, लेकिन उसका ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तेज हवा में उड़ गया होर्डिंग और चेन्नई की सड़क पर गिर गया 2 व्हीलर सवार। चक्रवात अभी समंदर के तट से टकराया नहीं है, लेकिन यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि खतरा कितना बड़ा है। चेन्नई में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सड़कें डूब गई हैं। मॉल, बाजार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हर जगह पानी भर गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक में पानी जमा हो गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवाई उड़ानों से लेकर ट्रेन और बस सेवा तक पर बुरा असर पड़ा है। इस निवार साइक्लोन की वजह से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ तक कि इस समय भी यहाँ पर बारिश हो रही है। कराईकल, ममल्लापुरम, मल्लाबुक्कम, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर तेज बारिश की वजह से जो पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि इस समय चेन्नई के करीबन जो ट्रेन्स हैं उसमें से 22 ट्रेन्स को रोक दिया गया है। बस स्टैंड पर जो बाहर जाने वाली बसेस हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान निवार आज शाम 5 बजे पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, आंध्र और पुडुचेरी में निवार का सबसे ज्यादा खतरा है। हैदराबाद में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर घमासान छिड़ गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता के दिए बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया।
बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हैदराबाद में रोड शो कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ओल्ड सिटी को पाकिस्तान समर्थकों और रोहिंग्या मुसलमानों का गढ़ बता दिया और मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दे दी। जवाब ओवैसी ने दिया और पूछा कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करती बीजेपी सरकार। हमारा मेयर बनने दो, हम ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम रोहिंग्या और पाकिस्तान की जो औलाद हैं उनका पीछा करेंगे और उनको पीटेंगे। हम नहीं चाहते कि रोहिंग्या वोट करें, हमें पाकिस्तानियों की वोट नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही मुमकिन कर सकती है। बीजेपी नेता के बयान का जवाब ओवैसी ने भोलकपुर में दिया और पूछा कि अगर हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमान हैं तो देश के गृह मंत्री ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जमीन घोटाले के आरोप लगे। ये घोटाला रोशनी एक्ट का दुरुपयोग कर किया गया। 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार का नाम आया है। रोशनी एक्ट की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों में फारूक अब्दुल्ला और उनकी बहन सुरैया का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने फारूक परिवार पर हमला बोला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सफाई आई। रोशनी एक्ट का फायदा उठाने वालों में फारूक अब्दुल्ला के नाम को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है और ऐसी खबरें गलत नीयत से फैलाई जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने न तो अपने जम्मू के घर और न ही श्रीनगर के घर के लिए रोशनी एक्ट का फायदा उठाया। जो भी ऐसा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सफाई दे रही है लेकिन बीजेपी सबूतों और कागजों के साथ अब्दुल्ला परिवार पर हमला बोल रही है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी कई लैंड ओनर से, लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल। 2001 में फारूक अब्दुल्ला सरकार रोशनी एक्ट कानून लेकर आई। मकसद पन बिजली परियोजना के लिए फंड जुटाना था। सरकारी जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक दिया जाना था। रोशनी एक्ट के नाम पर पावरफुल लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। कई मंत्रियों, अफसरों और व्यापारियों का नाम घोटाले में सामने आया है। 2018 में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया। दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम पर शिकंजा कस गया है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दंगे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। दिल्ली की एक अदालत में पेश दिल्ली दंगों पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शर्जील इमाम के खिलाफ काफी सबूत पेश किए गए हैं। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड शर्जील ही था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक शर्जील इमाम लगातार जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के संपर्क में था और चक्का जाम के नाम पर बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। प्रदर्शन का मास्टरमाइंड होने के बाद शर्जील ने खुद अपने भाई मुजम्मिल के साथ एक व्हाट्सएप चैट में कबूल की है। पीस है, टेंशन ना लो, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। मैं अभी शाहीन बाग में हूँ। हमने पूरा रास्ता बंद कर दिया है। कल तक सारे रास्ते हम लोग बंद कर देंगे। आप लोग कल आइएगा। शशि थरूर जेएनयू आएंगे तो नाराए तकबीर लगवाएंगे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। पुलिस की चार्जशीट में ऐसे दर्जनों चैट्स, नोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट हैं। दिल्ली के पास एक तेंदुए की दहशत की वजह से कई मोहल्ले के लोगों को रात भर जगकर चौकीदारी करनी पड़ी। तेंदुए की तलाश में 3 जिलों की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। ये गाजियाबाद के राजनगर की तस्वीर है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ खुलेआम घूमता दिखा। गाजियाबाद की राजकुंज सोसाइटी से होते हुए तेंदुआ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सरकारी आवास में घुस गया और फिर दीवार फांदकर फरार हो गया। तेंदुआ दिखते ही हड़कंप मच गया। दिल्ली और मेरठ से वन विभाग की टीमें बुलाई गईं, लेकिन तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका। पिंजरा रखकर रात भर खोजबीन होती रही। पूरी रात लोग टेंशन में रहे और अकेले घर से बाहर नहीं निकले।
हम लोग यहीं खड़े थे और यहाँ से वो आराम से गया। इतना तो था, इतना था और इतना बड़ा था वो एक्चुअली एक ही, मतलब उसने ना कोई गमले पे पैर रखा ना कुछ किया, वो एक ही छलांग में दीवार पार कर गया। और जैसे हम लोग बाहर आए तो वो इतने में जंप करा और पीछे चला गया कंपाउंड में। क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? अभी तो सब घर के दरवाजे वगैरह सब बंद हैं, लाइटें, छत की भी लाइट जला देंगे और अपने बाहर की भी लाइट, मतलब रोशनी जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी बोला है कि बाहर ना निकलें, अब दरवाजे वगैरह बंद करके रखें। कोई डर तो लगता है क्योंकि अब लेपर्ड जंगली जानवर है। स्वाभाविक है, डर तो स्वाभाविक है। वन विभाग की टीमें अब भी तलाश में लगी हैं और अफसर लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जितना हो सके लोग झुंड में रहें, साथ रहें और अकेले कहीं पे ना जाए। रात में ये प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। दिस इज द सेकंड राउंड। हम दिन में आकर के चले गए हैं, शाम को आकर चले गए, अब ये रात में हम इसलिए आए ताकि हम सबको अवेयर कर सकें। राजनगर इलाके में मौजूद इग्राहम इंस्टीट्यूट के पास जंगली इलाका है। तेंदुए की तलाश इसी जंगली इलाके में चल रही है। यूपी के गाजियाबाद में तेंदुए की दहशत है तो असम के सोनितपुर में बाघ ने दहशत मचा रखी है। टाइगर के हमले में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से पुलिस के हाथों पिटाई की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पर भी सवाल उठे। सड़क पर पुलिस वाले जिन 2 लोगों की जुलूस निकालकर बेरहमी से पिटाई कर रहे थे वो कोई शातिर अपराधी या आरोपी नहीं है। इनका कसूर ये है कि ये एक फरार बदमाश के रिश्तेदार हैं। सरेआम पुलिस की दादागिरी की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर से आई है, जहां के सीतामऊ क्षेत्र के बिलारी गांव में इनामी बदमाश अमजद लाला ने सोमवार को सीतामऊ थाने के प्रभारी पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो फरार हो गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची और अमजद उन्हें नहीं मिला तो पुलिस ने उसके 2 रिश्तेदारों को पकड़ लिया और फिर भी सड़क पर दोनों की पिटाई करते हुए जुलूस निकाल दिया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिल्ली से आपको बताएंगे बड़ी खबर।